वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमबीबीएस का एक और शानदार फुल लेंथ टेस्ट ले आया मैं आपके लिए, टेस्ट नंबर 5। ठीक है, ये आखिरी टेस्ट है। टोटल 5 मॉक टेस्ट मैंने फुल लेंथ दे दिया आपको, सेक्शन वाइज भी 10 टेस्ट दे दिए, लगा लीजिए उनको। बाकी मॉक टेस्ट और लगा के जाइएगा एग्जाम से पहले। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न वाले मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है एसएसएल, इसका मतलब क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल इज एन इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट, यानी ये एक इंस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर इस्तेमाल होता है। एसएसएल प्रोटोकॉल इंटरनेट ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच एक सिक्योर कनेक्शन देता है जिससे इंटरनेट यूज़र बिना किसी सिक्योरिटी चिंता के दूसरी वेबसाइट के साथ पर्सनल जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? सिंपल सा ये पूछ रहा है आपको। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। आप कहेंगे सर यहाँ कोई भी गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक संगठन है जो इंटरनेट को सेवाएं प्रदान करता है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई बाइट्स प्रति सेकंड होती है। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ सिंपल सा है, द यूनिट कॉमनली यूज टू मेजर डाटा ट्रांसमिशन इज बिट्स पर सेकेंड। क्या होता है? बिट्स पर सेकेंड, ना कि बाइट्स, है ना, बिट्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में गलत की पहचान करनी है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स भारत की रोबोटिक्स क्लब लैब है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की स्थापना अक्टूबर 1986 में बेंगलोर में हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के छात्रों ने मार्च 2017 में भीम नाम का देश का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन बनाया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में डेटा भेजने और इस्तेमाल करने का एक तरीका है। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज का इस्तेमाल सबसे पहले 1989 में विंडोज़ 2.0 में किया गया था, जिससे एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता था। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा इंटर कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो एक प्रोग्राम को दूसरे से कनेक्ट करने की सुविधा देता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल से लिंक करना। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही आसान है, गलत आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक जो डेटा एक्सचेंज है इसका इस्तेमाल 1987 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में इस गलत की पहचान करनी है। कह रहा है एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क किसी भवन या कैंपस के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। मैन एरिया नेटवर्क एक शहर के अंदर कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। पैन 2 देशों के अंदर कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत है। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये किसी भी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है, ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सी गलत होगा। कह रहा है रिंग टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है। रिंग टोपोलॉजी में पैकेट कोलाइजन की संभावना को कम करने के लिए एक ही दिशा में सभी डाटा का प्रवाह किया जाता है। डेटा बहुत कम स्पीड पर वर्क स्टेशन के बीच ट्रांसफ़र किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे डेटा जो है बहुत उच्च स्पीड पर वर्क स्टेशन के बीच ट्रांसफ़र होता है ना, कम स्पीड पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। 7 पे आते हैं, इनमें गलत की पहचान करनी है। कंप्यूटर के संदर्भ में एक बैकबोन एक बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है जो एक छोटी लाइन से जानकारी एकत्र करती है, जहाँ यह एक छोटी लाइन से संबद्ध होती है। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है ताकि इसे नेटवर्क से जोड़ा जा सके। एक मॉडेम कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल मध्य प्रदेश के श्री तेजलाल टेंगरे का था। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष श्री भेरूलाल पाटीदार थे। तो यहाँ कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश विधानसभा के आप देखेंगे उपाध्यक्ष जो है ना, सबसे लंबे तो थे ही, ये पहले उपाध्यक्ष थे, ये विष्णु नहीं, ये नहीं, सबसे पहले उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो ये कौन थे? विष्णु विनायक। विष्णु विनायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। गलत बताना है इसमें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो 53 है, जिसमें से 40 स्थायी हैं, 13 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति श्री एम हिदायतुल्ला थे। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 1985 को 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। अगले में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के पश्चात स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत स्तर पर 1962 में चुनाव संपन्न करवाए गए थे। भाई मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के पश्चात स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से जनपद पंचायत के चुनाव सर्वप्रथम 1971 में हुए और वर्ष 1921 में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 लागू किया गया। तो बहुत ही आसान है यहाँ गलत पहचानना। यहाँ 1965 में पहला चुनाव हुआ था, 1962 में नहीं, ग्राम पंचायत का। 11 में गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है चार्ल्स मेटकाफ ने भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटी गणतंत्र इकाइयाँ हैं। भारतीय संघ व्यवस्था में दूसरा तलवर्ष जो है 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत अभी मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1993 में जोड़ा गया, ये ठीक हो जाएगा, पर ये दूसरा नहीं तीसरा तल था भाई, तीसरा है ना भाई, केंद्र राज्य और पंचायती राज। क्वेश्चन 12 में गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? अनुच्छेद 242 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 264, 301 के तहत भाग 12 संघ और राज्यों के बीच वित्तीय, संपत्ति, अनुबंध और वाद संबंधों की रूपरेखा बताता है। अनुच्छेद 301 के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो राज्य सूची के विषय से संबंध रखता है अनुच्छेद 249। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। गलत बताना है। कह रहा है संविधान का भाग 11 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन है 245 से 55 में दिए गए हैं। प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 56 से 63 में, और 224 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है यानी एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। तो यहाँ पे देखेंगे आप कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 14 में बताना है गलत कौन सा होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य के समेकित कोष द्वारा दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन भारत के समाकेशित कोष द्वारा दिया जाता है और उच्च न्यायालय में रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। तो यहाँ गलत भाई, आसान है, 62 वर्ष में रिटायर होता है हाईकोर्ट का जज, है ना, ये गलत हो जाएगा। चलो 15 में आते हैं। कह रहे द वर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 213। प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 173 में है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ कौन सा जो है आपका सही होगा? सही, तो सही होगा सिर्फ सी, क्योंकि जिला न्यायाधीश शब्द के उल्लेख की बात करें 233 में है जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का उल्लेख है 171 में। 16 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है बिहुर राम मनोहर सिन्हा हैड इल्यूमिनेटेड, ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रीएम्बल कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण को नंदलाल बोस के द्वारा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया और प्रकाशित किया गया था।
तो यहाँ पे सही बताना है तो तीनों ठीक हो जाएंगे। 17 में भी सही बताना है भारतीय संविधान के भाग और विषय, जैसे पार्ट 8 म्यूनसिपैलिटीज़, 9 यूनियन टेरिटरी, 9 है पंचायत, 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा भाई? तो 9 भी सिर्फ सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 8 की बात करें तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में आप देखेंगे पंचायतों के बारे में है। 9A में आप देखेंगे नगर पालिकाओं के बारे में है। ठीक है। 18 में भी सही की पहचान करनी है, जैसे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, यूएस से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। तो रूसी संविधान की बात करें तो यहाँ से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया, ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ले लिए। ठीक है। क्वेश्चन 19 में सही की पहचान करनी है भाई, यहाँ कौन सा सही है, जैसे 16 इक्वलिटी बिफोर लॉ, 17 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, 21 राइट टू एजुकेशन। तो आसान है काफ़ी। 20 सही है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है हमें कि भाई 20 क्लॉज ये कहता है नो डबल जीओ पार्टी, मतलब कोई भी आपने अगर ऐसा कानून है जो बाद में बना है और पहले आपने ब्रेक करा है तो उसके लिए आपको सज़ा नहीं होगी। दूसरा कहता है नो डबल जीओ पार्टी, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं होगी। तीसरा कहता है कि आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये तो आपका आर्टिकल 14 में दिया हुआ है ना। 16 में तो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या दिया? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अनटचेबिलिटी दिया हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल 18 में है। राइट टू एजुकेशन 21A में है। 21 में राइट टू लाइफ है। 20 में गलत की पहचान करनी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29-30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 31। कौन सा गलत हो जाएगा? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आपका आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल 32 में। तो यहाँ आर्टिकल 32 होगा आपका। चले 21 देखते हैं, मरुस्थल और कंट्रीज पे, जैसे टकला मकान, अटाकामा, गोबी और सिमसन डेजर्ट। ठीक है। कौन सा कहाँ पे है? तो टकला मकान ये आपका चीन में है, अटाकामा चिली में हो जाएगा, गोबी डेजर्ट चीन और मंगोलिया हो जाएगा, सिमसन डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है। 22 में सही की पहचान करनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को मिलाकर भारत की समुद्री तटरेखा 11,098.81 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2.5 घंटे का अंतर है और किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 110 किलोमीटर होती है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे नहीं, गलत क्या, सही पूछ रहा है तो 1 और 2 सही है। गुजरात और अरुणाचल में आप देखेंगे 2 घंटे का अंतर है, इतना नहीं है, और 2 समानांतर अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। चलो आगे 23 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? कह रहा है वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वाटर डे 22 मार्च, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई और वाइल्ड लाइफ डे यानी वन्य जीव दिवस 22 अप्रैल। तो यहाँ पे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो ये 3 मार्च को होता है। कब होता है? 3 मार्च को। क्वेश्चन 24 में सही की पहचान करनी है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और ग्रेट चैनल यानी जिसको 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं वो उत्तरी अंडमान और म्यांमार को कोको द्वीप को अलग करता है। बहुत ही आसान है भाई, यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो ग्रेट चैनल है ये आप देखेंगे किसको अलग करेगा? पहली चीज़, ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से, है ना, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। 25 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है असम गैंडा संरक्षण अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम 1932 में पारित किया गया था। मद्रास जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम 1873 में पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो 1 2 3 4 यहाँ सारे ही सही हो जाएंगे। नहीं, एक सेकेंड, 2 3 4 पहला गलत है। असम गैंडा संरक्षण अधिनियम 1954 में आया था। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? जलवायु परिवर्तन सूचकांक ये कह रहा है जर्मन वॉच निकालता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क निकालता है। कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है। यहाँ 27 में सही की पहचान करनी है, जैसे 2004 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2008, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2011। कौन सा सही है यहाँ पे? 2 और 3 सही है भाई। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष की बात करें अगर, तो ये था 2011। अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष की बात करें अगर, तो ये था 2023, यानी 2 और 3 ठीक है। क्वेश्चन 28 में पुस्तकें हैं, बताना है कौन सा किसकी पुस्तक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहा है लियोनेल रॉबिन्स, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पॉल सैमुएल्सन, हाउ टू पे फॉर द वॉर जॉन मेनार्ड कीन्स। तो कौन सा यहाँ सही है? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये अल्फ्रेड मार्शल की है। किसकी है भाई? अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है ये। 29 में फसल है उससे संबंधित रोग है, कौन सा सही है यहाँ पे? जैसे चिकपी यानी चना, उकटा रोग, तिल में फाइलोडी रोग, ग्राउंडनट में टिक्का, टमाटर में बक आई रोट रोग। यहाँ पे कौन सा जो है सही है? तो ये चारों ठीक है यहाँ। और दोस्तों ये मॉक टेस्ट हैं, आप ले सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके। एससीएस के टेस्ट और क्विज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में भी आपको मिल जाएंगे। ये एमपीपीसीएस की पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं मेंस की भी और 2027 की भी, तो वो भी आप कर सकते हैं हमसे जुड़ के। गलत बताना है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों का उपयोग किया जाता है। 1956 में जयप्रकाश नारायण ने कृषि के साथ साथ लघु उद्योगों पर जोर देने के उद्देश्य से सर्वोदय योजना शुरू की थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन ने किया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है ये, यहाँ 1956 ने 1950 होना चाहिए था। 31 में गलत की पहचान करनी है। 1972 में नॉर्मन बोरलॉग को अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहलाती है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1970 में ये हुआ था, ये गलत हो जाएगा। 32 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार द्वारा एक गैर कानूनी अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1992 को हुई है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो गलत कौन सा है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 को बना था ये सिडबी। 33 में गलत की पहचान करनी है आपको। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के उत्सव के रूप में मनाते हैं। जौनसारी जनजाति में बहुविवाह की जो है प्रथा है भाई, और बक्सा जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया लगान वसूल करने के उद्देश्य से दीवान मुस्तगरज विभाग की स्थापना की थी। बलबन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसानों को उनके विकास के लिए सोंदर नामक कृषि ऋण दिया जाता था और फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनने के बाद सोंदर नामक जो ऋण है वो माफ़ कर दिया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ जो है दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने करा थे, बलबन ने नहीं, ठीक है। 35 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? चीनी यात्री मतवाली ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान चीन और भारत के बीच संबंधों का विवरण दिया है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन राजवंश था। समुद्रगुप्ती प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिलता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 36 में गलत की पहचान करनी है। कनिष्क के रप्तक शिलालेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और
चंपा का जो है उल्लेख है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। और शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 होता है। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका जौनपुर प्रस्तर अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त ने ईश्वर वर्मन का है ना, ईश्वर वर्मन। 37 में गलत की पहचान करनी है। इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। रुद्र दमन प्रथम ने बिना बेगार की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो गलत हो जाएगा यहाँ, कोई नहीं, ठीक है। 38 की बात करते हैं। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में किया गया है। ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में प्राप्त हुआ है। ऐहोल शिलालेख की रचना जैन कवि रवि कीर्ति ने की थी, जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के अधीन एक दरबारी कवि थे। तो यहाँ देखेंगे आप चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, यहाँ होना चाहिए था पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। 39 की बात करते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। धौलावीरे के कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोली वेधशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल पर पाई गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो यहाँ से मिलती है कुबड़ वाले बैल की आकृति। 40 में गलत की पहचान करनी है। यजुर्वेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। अस्तो माँ सदमय ब्रह्मर जो बृहदरण्यक उपनिषद है उससे लिया गया है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें अध्याय के पुरुष सूक्त से मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदीत्मा कहा जाता है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, तो सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। यहाँ क्या होना चाहिए था, सामवेद। 41 में आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का कोई अरण्यक नहीं है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। तो यहाँ देखेंगे जो अथर्ववेद है इसका कोई अरण्यक नहीं है। किसका, अथर्ववेद का। 42 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री इन्होंने लाहौर में वर्ष 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। राधाकांत देव ने 1827 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। मार्गरेट कजन ने 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1829 में, 1829 में, ठीक है। चलो 43 में गलत की पहचान करनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1889 में मेरठ में परोपकारिणी सभा की स्थापना करी थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका कौन सा, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ कौन सा है, यही गलत है, ऑप्शन है, ठीक है। चलो 44 में गलत की पहचान करनी है। मौलाना शिबली नुमानी ने लखनऊ में वर्ष 1894 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा की स्थापना की थी। जनगण मन पहली बार 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इंडिया लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन 45 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2023-24 से 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे की जो सामान्य सीमा है 3% रखने की अनुशंसा जताई है। और 15वें वित्त आयोग ने बिजली क्षेत्र में सुधार करने पर सशर्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 24-25 के लिए GSDB 0.5% का अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की है।
24-25 में राजस्व अधिशेष 1500 करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.11% तक सीमित है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो राजकोषीय घाटा जो है ये 1700 करोड़ रहने का अनुमान है, 1700 करोड़। चलो 46 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें जीएसटी, वाणिज्यिक कर और खनन राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है। 24-25 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 61,633 करोड़ हो गया है। राज्य का ऋण जमा अनुपात जो है 92.83% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे ये जो CD रेशियो है ये 82.83 हो गया है, 82.83। 47 में गलत की पहचान करनी है, मध्य प्रदेश बजट के संबंध में है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के तटों के 20 किलोमीटर तक वन भूमि में पर्यावरण संरक्षण हेतु अविरल निर्मल नर्मदा योजना प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए 5,668 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 459 करोड़ अधिक है। मध्य प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैंगनीज, लौह, बॉक्साइट एवं रॉक फॉस्फेट आदि प्रमुख अयस्कों तथा खनिजों का खनन किया जाता है। फॉर्मर आईडी रजिस्ट्री योजना में 61 लाख से अधिक फॉर्मर आईडी बनाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर तक है। 48 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? वित्तीय वर्ष 23-24 में ताम्र, अयस्क एवं मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वित्त वर्ष 23-24 में रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। लौह, अयस्क, बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश छठे स्थान पर है। तो गलत यहाँ कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे आप ताम्र, अयस्क और मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 49 में गलत की पहचान करनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्व सहायता समूहों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृत कराने में प्रदेश वर्ष 2020-21 से लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 25-26 में 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों के क्षेत्र में 1,310 करोड़ रुपए का और गृह विभाग के लिए 25-26 हेतु 12,876 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि 24-25 के अनुमान से लगभग 1,858 करोड़ रुपए अधिक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका कौन सा? तो पर्यटन और संस्कृति के लिए 1,610 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। चलो 50 नंबर देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सवाल है। मध्य प्रदेश में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि भिंड जिले में हुई है। मध्य प्रदेश में वन आवरण में सबसे अधिक कमी दमोह जिले में हुई है। मध्य प्रदेश के सिर्फ 25 जिलों में अत्यंत सघन वन है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य सघन वन है। तो यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश के जो 35 जिले हैं वहाँ पे अत्यंत सघन वन है, 35 जिले। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है। कह रहा द मिनिस्ट्री विल कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट कमेटी टू अमेंड इंडिया AS टू एलिमिनेट द सेपरेट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन ICDS फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 27-28। बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पूंजीगत वस्तुओं के लिए उपलब्ध मूल सीमा शुल्क छूट को बढ़ाया जाएगा। बायोफार्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। भविष्य के चैंपियन के रूप में जो MSME है, इसको विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए जो है MSME या SME डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। तो ये 20,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 52 में बजट पर बेस्ड फिर सवाल है, इसमें गलत बताना है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बजट अनुमान 25-26 में 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष में 13,02,000 करोड़ रुपए तक किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई 15,000 हायर सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट निर्माण लैब बनाएगी। संशोधित अनुमान 25-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान GDP 4.4% रहने का है, 25-26 के बजट अनुमान के बराबर है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो ये जो है 11,02,000 से 12,02,000 करोड़ कर दिया गया है। 53 में गलत बताना है, आर्थिक सर्वेक्षण पे बेस्ड सवाल है। वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपयोग व्यय में 7% की वृद्धि होकर सकल घरेलू उत्पाद का 61.5% होने का अनुमान है।
हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 162 हो गई है। जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर 310 मिलियन से ज़्यादा असंगठित कामगार रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 54% महिलाएं हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है ये 164 हो गए हैं। 54 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 17,04,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो साल दर साल 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। 31 दिसंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साल दर साल की वृद्धि दिसंबर 2024 के 11.2% के मुकाबले 14.5% हो गई। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान करती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण, है ना। ठीक है, ये पर ये महिलाओं को मिलेगा, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब महिला उद्यमी जितने भी हैं, ये भी ठीक है, पर गलत तो यहाँ कोई नहीं होगा, है ना, ये भी ठीक ही है। 55 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर है वन आवरण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाले शीर्ष 3 राज्यों को बताना है कौन से हैं। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा में हुई है, 1 2 3 हो जाएगा। 56 में गलत बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 12.5% है, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना भारत की जनगणना की 16.5% है ना, 16.51%। 57 में गलत बताना है। कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है। भारत का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राज्य है एमपी, अदरक उत्पादक राज्य है एमपी, चना उत्पादक और अंगूर उत्पादक। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो चने उत्पादन में आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, एमपी नहीं है। 58 में देखते हैं, कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक है, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट और मेस्ता उत्पादक है। तो शहद उत्पादन में आप देखेंगे मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये टेस्ट और क्विज अगर आप लेना चाहते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा MBPCS का, या हमारी ऐप में भी चले जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। नवीनतम खनिज डेटा पे बेस्ड सवाल है ये। भारत में अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है, राजस्थान में जिप्सम का भंडार है सबसे ज़्यादा, लौह का सबसे ज़्यादा भंडार कर्नाटक में है। तो गलत कौन सा है यहाँ पे? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 60 पे आते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है शिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है, चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, देवगढ़ बेतवा नदी के किनारे स्थित है जिसे बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 61 में गलत की पहचान करनी है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश के कुल वन आवरण का लगभग 88.65% है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मध्य प्रदेश के कुल वन आवरण का 8.97% है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मध्य प्रदेश के कुल वन आवरण का लगभग 2.38% है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, गलत कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 62 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और डिंडोरी जिले में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो धार जिले में बाघ और जबोट नदी के तट पर 2 दिसंबर 2010 को स्थापित किया गया था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और ये मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में, तो ये नहीं होगा, डिंडोरी नहीं, बालाघाट। 63 में गलत की पहचान करनी है। नर्मदा एक अध्यारोपित नदी है, यानी सुपर इम्पोज रिवर है,
जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है, जिसे नर्मदा खड्ड कहा जाता है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी से हुआ है। सोन नदी अपने दक्षिण भाग में गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर पठार के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ गलत बताना है, तो सुपर इम्पोज जो रिवर है वो है चंबल नदी है ना, नर्मदा नहीं है। चंबल नदी जो है वो एक अध्यारोपित नदी है। 64 में गलत की पहचान करनी है। चंबल उप आर्द्र क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जो है 125 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भांडेर और कैमूर पर्वतमाला नर्मदा और चंबल नदियों के उत्तर में विंध्य पठार में स्थित है। तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है मेरे भाई, तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 में बढ़ते हैं, गलत की पहचान करनी है। पूर्वी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1150 मीटर है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भाग का 11% है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। बाघेलखंड पठार सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे आप 1350 मीटर ऊंचा है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए राज्य में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे गर्म स्थान मुरैना है, जो औसत रूप से सर्वाधिक गर्म जिला है। मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में शुष्क एवं गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का आप देखेंगे जो सबसे गर्म स्थान है वो मुरैना नहीं है, वो भिंड है। कौन सा है? भिंड, भिंड जिला। 67 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक जिले जो हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर है। मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइट भंडार का 18% है। मध्य प्रदेश देश के कुल बॉक्साइट का 3% उत्पादन करता है। कोरंडम एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड है, जो मध्य प्रदेश राज्य के सीधी जिले के पिपरा परकोटा में पाया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 18% नहीं 4% है ये। 68 में आते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में सोने के उत्पादन में अग्रणी जिला छतरपुर, झाबुआ, सागर ये आता है। वर्ष 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए हैं। एस्बेस्टस मध्य प्रदेश के झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सीहोर एवं नर्मदापुर आदि जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर के भेड़ाघाट में शीशे का उत्पादन किया जाता है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सोन के नहीं, मध्य प्रदेश में अब रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में ये सब आगे हैं ना, रॉक फॉस्फेट के। चलो 69 में गलत की पहचान करनी है। संपूर्ण भारत में हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश द्वारा या मध्य प्रदेश राज्य द्वारा ही होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल और सीधी जिले में ग्रेफाइट के भंडारण पाए जाते हैं। तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो यहाँ आप देखेंगे तांबे के उत्पादन में एमपी जो है दूसरे नहीं प्रथम स्थान पर आता है। 70 में गलत बताना है आपको। मध्य प्रदेश में मालवा पठार को गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन जो जिले हैं होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, विदिशा हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा में स्थित है। नर्मदा घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 में गलत बताना है भाई। मध्य प्रदेश में कह रहा है रागी की कृषि सतना, सीधी, रीवा, मंडला व डिंडोरी आदि जिलों में होती है। जूट की कृषि सतना, सीधी, रीवा, मंडला, डिंडोरी में होती है। मध्य प्रदेश में कपास का 75% क्षेत्रफल निमाड़ क्षेत्र बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के अंतर्गत आता है। बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा तथा खरगोन जिले को सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा?
तो मध्य प्रदेश में जो रागी नहीं मेस्ता की कृषि है, मेस्ता है ना, ये होती है। 72 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में लघु कृषक बीमा योजना को 1971 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1996-97 में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी मिशन 2006-07 में शुरू हुआ है। अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना को 2000 से 2001 में शुरू किया गया है। तो यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 से 2000 में शुरू किया गया है। 73 में गलत बताना है। मध्य प्रदेश में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर जिले में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में 1983 में बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई है। 19 अक्टूबर 2004 को मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 1980 में इसकी स्थापना हुई है, ये गलत है। 74 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थापित है। मटियारी परियोजना बंजर नदी की सहायक मटियारी नदी पर वर्ष 1989 में निर्मित है। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त वृहद परियोजना है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के माचागोरा में पेंच नदी पर स्थित है। भांडेर परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1956 में प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप भांडेर परियोजना 1953 में शुरू हुई थी, ठीक है। 75 में गलत बताना है। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चटुका गांव में है। मध्य प्रदेश का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में है। मध्य प्रदेश राज्य ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता देश में 7वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश के सिथौली में देश का एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना है। तो ये 7वें नहीं 8वें स्थान पर है। 76 में गलत बताना है। मध्य प्रदेश भारत के सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में 19वें स्थान पर है, जिसकी 27.60% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। कुल साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 28वां स्थान है। 2001 से 11 के दशक के मध्य राज्य की कुल साक्षरता दर में 5.60% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ भी देखेंगे कोई गलत नहीं, तीनों ठीक है। 77 में गलत बताना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मोट नामक पेंटिंग को विवाह के अवसर पर मुख्य घर के प्रवेश द्वार पर चित्रित किया जाता है। बाघेलखंड क्षेत्र में कोबर नामक भित्ति पेंटिंग को विवाह के अवसर पर चित्रित किया जाता है। निमाड़ क्षेत्र में पगलिया नामक पेंटिंग को पहले बच्चे के जन्म के बाद चित्रित किया जाता है। तो यहाँ तीनों ठीक है, कोई गलत नहीं है। 78 में गलत बताना है। अगरिया जनजाति का सबसे प्रमुख देवता लोहासुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बैगांव की सबसे ज़्यादा आबादी है। भारिया जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तथा मऊगंज जिलों में निवास करती है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो छिंदवाड़ा और जबलपुर में ये निवास करती है, जबलपुर में। 79 में गलत बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का सबसे विशाल आदिवासी समूह है। गोंड एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनकी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में उपस्थिति है। कोल जनजाति छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं होगा। फिर कह रहा है गोंड जनजाति ज़्यादातर मध्य प्रदेश की सीधी, सिंगरौली, अन्नूपुर और आपके शहडोल जिले में रहती है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी है। भारतीय जनजाति की संस्कृति मराठी, गुजराती और राजपूत समुदायों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे गोंड जनजाति नहीं, उरांव जनजाति, जो उरांव जनजाति ये जुड़ी हुई है यहाँ से। 81 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? डिंडोरी जिले की दुर्गाबाई व्योम का संबंध गोंड चित्रकला से है। धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध बाघ प्रिंट से है। ग्वालियर जिले की बत्तोबाई का संबंध गुड़िया शिल्प से है। तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 82 में गलत बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव चंबल की छाती, शरद जोशी परिक्रमा, अमृतलाल बेगड़ सौंदर्या की नदी नर्मदा। कौन सी रचना इसमें से गलत मैच कर रही है? तो ब्रह्म राक्षस ये तो गजानन माधव की ही है, ये गलत हो जाएगा, है ना, पहला। 83 में गलत बताना है। कह रहा केशव दास को मुगल बादशाह हुमायूं का संरक्षण प्राप्त था।
भूषण को बुंदेल शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। राजशेखर त्रिपुरु के कलचुरी वंश के शासक युवराज देव प्रथम के दरबारी आश्रयदाता कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट थे। इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि हर्षवर्धन ने दी थी। तो गलत जो है यहाँ हो जाएगा कौन सा, तो केशव जाट जो थे वो मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण इनको प्राप्त था। 84 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार सिडोली प्रथा कहलाती है। मूड़िया जनजाति के युवा गृह को चेलिक मोटियारी या घोटुल कहा जाता है। सरिया जनजाति के मोहल्ले को सहराना कहा जाता है। अगरिया जनजाति के गांव को सहरोल कहा जाता है। तो यहाँ सहरोल कहा जाता है किसको, सहरिया जनजाति, जो सहरिया जनजाति के गांव है उसको। 85 में गलत बताना है। नरसिंहपुर के ठाकुर निरंजन सिंह का संबंध नागपुर झंडा सत्याग्रह से है। गुरु बख्श सिंह ढिल्लन जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के निवासी थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1908 में अलीराजपुर जिले के भाभरा में हुआ था। तो यहाँ देखेंगे आप 1906 होना चाहिए था, ये गलत है। 86 में गलत की पहचान करनी है। 14 जनवरी 1949 को भोपाल रियासत के बौरास गांव में क्रांतिकारियों एवं नवाबी सेना के बीच संघर्ष हुआ था। मध्य प्रदेश में 1942 में 2 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। बुरहानपुर शहर में गणेश उत्सव को मार्तंडराव मजूमदार द्वारा आरंभ किया गया था। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है। 87 में गलत की पहचान करनी है। भागीरथ सिलावट 1857 की क्रांति में इंदौर क्षेत्र से सक्रिय थे। 1857 की क्रांति में गुना क्षेत्र से नेतृत्व शहजादा फिरोज शाह ने किया था। 1857 की क्रांति में महू एवं इंदौर जिलों से शहादत खान ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में उज्जैन क्षेत्र से सदाशिव राव ने नेतृत्व किया था। तो गलत कौन सा हो जाएगा, तो महू और इंदौर जिले से शहादत खान ने नेतृत्व किया था, ये ठीक है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि शहजादा फिरोज शाह ने मंदसौर से नेतृत्व किया था, मंदसौर से। 88 में सही की पहचान करनी है भाई, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिक सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए इंदौर पुलिस द्वारा विकसित AI आधारित चैटबोट सेल्फ क्लिक का शुभारंभ किया है। 26 अक्टूबर 2025 को मोहन यादव ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पैडल टू प्लांट कार्यक्रम न्यू इंडिया ग्रीन इंडिया यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा हाल ही में जारी सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित TT नगर स्कूल ने 25-26 की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सही कौन सा है यहाँ, तो ये तीनों ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे चले जाइए या यहाँ से आप ले सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। कह रहा है 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर पालपुर कूनो में शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सितंबर 2025 में नई दिल्ली में IFS एसोसिएशन द्वारा इंडियन मास्टरमाइंड द्वारा आयोजित तीसरे इको वॉरियर अवार्ड कार्यक्रम में प्रोजेक्ट चीता के फील्ड डायरेक्टर को इनोवेटिव इनिशिएटिव पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के फील्ड डायरेक्टर कौन है, तो उत्तम कुमार शर्मा हो जाएगा। इसमें सही बताना है कौन सा सही है। हाल ही में फिक्की द्वारा जिला पंचायत छिंदवाड़ा को अभिनव वॉश ऑन व्हील्स नवाचार के लिए प्रतिष्ठित इंडिया सैनिटेशन कोलिशन फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 14 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश केश शिल्पी आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री नंद किशोर वर्मा का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने 175वें स्थापना वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में 7-8 अगस्त 2025 तक जबलपुर मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और दोहन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सेंटर ऑफ क्रिएटिव लर्निंग भोपाल में 2 दिवसीय हैंड्स ऑन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो ये सही है चारों। 91 में सही की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के नाना खेड़ा स्टेडियम में 50 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ और आधुनिक पैवेलियन के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया था तथा इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में राज्य का पहला और भारत के उन तीनों शहरों में से एक बन गया है जिसे CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ग्रीन सिटी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन
प्राप्त हुई है। तो यहाँ भी तीनों ठीक हो जाएंगे। सही बताना है इसमें भी। कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी देश केनिया को ट्रिपनोसोमियासिस से मुक्त घोषित कर दिया है, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नागपुर जिले के सतनावरी गांव के देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित करने हेतु एक पायलट परियोजना स्वीकृत की है। भारत ने मॉडल और निर्माताओं की अनुमति या अनुमोदित सूची के तहत 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तीनों ठीक है। 93 में सही की पहचान करनी है। 8 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत व जॉय मल्ल्या बागची की खंडपीठ ने बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में आधार कार्ड को 12वें मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन हुआ है। हाल ही में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जुलाई 2025 में 6.5% की वृद्धि हुई है। तो 1 2 सही है, तीसरा गलत है, 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। 94 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। हाल ही में 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मूसलाधार बारिश के कारण खीरगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। हाल ही में बुलंदशहर के खुर्जा में विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया तैयार किया गया, जो पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से निर्मित दुनिया का पहला पार्क है। हाल ही में गोवा सरकार ने राज्य की मांडवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। तीनों सही है। 95 में सही की पहचान करनी है। हाल ही में अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क का 10 सितंबर 2025 को 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए मशहूर भारतीय अभिनेता पंकज धीर 15 अक्टूबर 2025 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में थाईलैंड की राजमाता शिरकित कितियाकर का 24 अक्टूबर 2025 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। 96 में सही बताना है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को हाल ही में इटली में आयोजित होने वाली मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने हाल ही में भारत की सरकारी क्षेत्रीय एयरलाइन एलियांस एयर की एक महत्वपूर्ण पहल फेयर टू फुर्सत का उद्घाटन किया है। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने देश में घटती ऊँटों की आबादी को बचाने के लिए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है। 97 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परिषद बोर्ड ने यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर विषय पर आयोजित लाइव स्ट्रीम में सर्वाधिक दर्शकों की संख्या दर्ज कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने हाल ही में सिकंदराबाद के रेल नियमन में नई पीढ़ी का रेल पार्सल ऐप लॉन्च करके डिजिटल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत और स्वीडन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन और व्यापार स्वीडन ने भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक है। 98 में सही बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दक्षिण अफ्रीका से आयातित चीता गैमिनी ने हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है और भारत में चीता की जो संख्या है वो 38 हो गई है। असम मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप तीनों ठीक हो जाएंगे। मिलान और कॉर्टिना डी एम्पोजो इटली में 6 से 22 फरवरी 2026 तक हाल ही में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक के संबंध में सही विकल्प बताना है। तो नॉर्वे ने 18 स्वर्ण, 12 सिल्वर, 11 कॉपर या ब्रॉन्ज, 41 पदकों के साथ शीतकालीन ओलंपिक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्काइंग और आइस हॉकी में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए यूएसए ने 12 स्वर्ण, 12 रजत, 9 कांस्य सहित 33 पदक जीते हैं। भारत, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल कोई भी पदक जीतने में असफल रहा है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ भारत कहीं जीत पाएगा, उसको छपरी बना कर ले वो।
चलो 100 में सही बताना है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका। हाल ही में राजकुमारी एनी ने इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी है। हाल ही में कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड इज़ेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के सवाल थे, ठीक है। तो ये 5 मॉक टेस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, एक बार अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए और एक बार SCS के मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी